तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना टीचर आकाश मिश्रा। तो आइए आज हम क्लास 12th की जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि इतिहास का है, हिस्ट्री का। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा और मैं आप लोगों को एकदम डीप पढ़ाऊँगा, एकदम गहराइयों में, ताकि आप लोग को आराम से अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आप लोगों का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोगों को समझ नहीं आते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं अपना चैप्टर 1, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अंडरलाइन जो बोलूँगा कर लेना। ठीक है, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं अंडरलाइन भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले दे रखा है कि हड़प्पाई मोहर। मोहर मतलब क्या होती है? जो मुद्राएं होती हैं, ठीक है, उस टाइप से जो मोहर होती हैं। ठीक है, मोहर मतलब जो ठप्पा, हम लोग अपने लैंग्वेज में क्या ठप्पा जो बोलते हैं, इस टाइप से हम लगाते हैं, जो मोहरें होती हैं। तो हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, सबसे स्पेशल पुरानी वस्तु। पुरावस्तु मतलब पुरानी वस्तु। तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, पुरानी वस्तु पाई गई, वो कौन सी है? मोहर है। कौन सी? मोहर। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई थी। ये कौन सी जो मोहर, ये देखो, ये है आपका मोहर। ठीक है, तो ये कौन से उससे बनाई गई पत्थर से? ये सेलखड़ी पत्थर से बनाई गई। एक पत्थर का नाम होता है सेलखड़ी पत्थर, उससे बनाई गई है। तो मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र एक ऐसी लिपि के उत्कीर्ण है, मतलब जानवरों के चित्र हैं, और एक ऐसी लिपि मतलब एक ऐसी पढ़ी जाने वाली चीजें हैं, ठीक है, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। तो ये जो जानवरों के चित्र हैं मोहर में, इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा पाया है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई वस्तुओं, मतलब जो पुरावस्तु मतलब पुरानी वस्तुओं, जैसे उनके आवास, मृदभांड मतलब जो है, जो बर्तन होते हैं, आवास मतलब घर, आभूषण, कपड़े हो गए, औजार तो पता ही आप लोगों को, मोहरे, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हम उनकी चीजें पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन पढ़ ना पाने की वजह से भी क्या हुआ कि हम बिना पढ़ पाए भी उनके बारे में जान पाए। क्यों जान पाए? क्योंकि हमें उनसे कई सारी वस्तुएं मिली हैं, जिसके बारे में हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों का रहन सहन, उनकी खान पान, वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, हम इस सबको जान पाए। और किस चीज की वजह से? आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहर, ठीक है, इन सब की वजह से हम उनसे जो जानकारी थी वो सब प्राप्त कर पाए। ठीक है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है ना कि मतलब मोहर से, इन सब से हमें उनकी जानकारी मिल जाती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। तो अब हम इसमें ये चैप्टर में पता करेंगे हम हड़प्पा सभ्यता में क्या और कैसे जानते हैं। हम ये अन्वेषण करेंगे, हम ये पता करेंगे, ठीक है, अन्वेषण पता करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। मतलब पुरातात्विक मतलब पुरानी, साक्ष्य मतलब वस्तुएं जो हैं, प्रूफ जो हैं। तो अब हम ये देखेंगे इस चैप्टर में कि पुरानी वस्तुओं की व्याख्या कैसे की जाएगी यहाँ पर, और इन व्याख्या में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है, कभी कभी इन व्याख्या में डेफिनेशंस में बदलाव भी आ जाते हैं, है ना, चेंजेस हो जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। इसके जो कई सारी बातें आज भी हम लोग को पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? रीजन अगर पूछे तो क्यों नहीं पता? क्योंकि हम इसको पढ़ ही नहीं पाए, और हमेशा ही रहे, हो सकता है कि हमेशा रहे। बाई चांस अगर कोई नहीं पढ़ पाया तो हमेशा ही फिर क्या रहेगा, छुपा रहेगा हमसे। तो ये बात है। अब हम पढ़ते हैं परिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल, कि ये कहाँ कहाँ से कौन से शब्द मिले, स्थान कौन सा था और काल कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना इसको, कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग, अब ये जो संस्कृति हड़प्पा सभ्यता सोचा है हम लोगों ने, पढ़ रखा है, ये संस्कृति क्या है? तो पुरातात्विक मतलब पुरानी खोजकर्ता, संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए करते हैं। तो ये क्या करते हैं? संस्कृत शब्द का प्रयोग क्या करते हैं? पुरावस्तु, पुरानी वस्तु के एक ऐसे समूह के लिए, एक ऐसे ग्रुप के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली, मतलब एक विशिष्ट तरीका, विशिष्ट स्पेशल मतलब, विशिष्ट मतलब क्या होता है? स्पेशल, और शैली मतलब स्टाइल। तो जो एक अलग स्टाइल के होते हैं, मतलब एक विशिष्ट स्पेशल स्टाइल के होते हैं, अलग तरीके से वो एक जगह पर पाए जाते हैं, है ना। तो दे रखा है कि एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा काल खंड से संबंध में पाए जाते हैं। मतलब इसका मतलब यह है कि संस्कृति हम उसे कहते हैं जो एक विशिष्ट तरीके से, स्पेशल तरीके से एक ही जगह पर एक ही समय में पाए जाते हैं।
जैसे हड़प्पा सभ्यता की सारी वस्तुएं उसी टाइम की मिली है हड़प्पा सभ्यता की, तो उसको हम हड़प्पा संस्कृति कहते हैं, क्योंकि हमें ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो एक ही जगह पर पाई गई और उसी समय में पाई गई, इसलिए हम क्या बोलते हैं, हड़प्पा संस्कृति। ठीक है, तो ये संस्कृति का मतलब है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें आगे कि यहां पर दे रखा है कि एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट मतलब स्पेशल पूरा वस्तुओं में। अब इस विशेषल मतलब जो स्पेशल हमारे पास वस्तुएं हैं, पुरानी वस्तुएं हैं, पूरा वस्तु मतलब पुरानी वस्तु, उसमें क्या क्या मिले, जैसे मोहरे, मन के, मोहरे मतलब वही होगा जो हम मतलब मोहर लगता है चिकिस टाइप से। ठीक, मन के मतलब ही जो जेवर वगैरह थे, मतलब जो गले में पहनने वाली। ठीक है, बाट मतलब तोलने के लिए जो था, पत्थर के फलक। ठीक है, तो ये पकी हुई ईंटें सम्मिलित है, तो ये हमें पुरानी वस्तुओं में एक ही जगह से मिली। ठीक है, एक ही स्टाइल में मिली, एक ही शैली में मिली, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संस्कृति। ठीक है, और ये हमारा जो है, ये हमारा अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिली है, जो एक दूसरे से लंबी दूरी, और ये काफी दूरी पर स्थित है, फिर भी हमें पाया गया। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि वो जो वस्तुएं हैं हमें कहाँ कहाँ से मिली, अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, ये गुजरात, मतलब ये इतनी दूरी पर एक दूसरे से, फिर भी ये पाए गए। इसका मतलब हम जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कई दूर तक फैला हुआ था। ठीक है, इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये सब तो था। इसमें क्या है, हड़प्पा नामक जो स्थान है जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई, तो हड़प्पा नाम की जगह पर यह खोजी गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति। इसका काल, हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, काल मतलब समय, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। पहले समय उल्टा चलता था, आज चलता है ना कि 2021, 22, 23, पहले उल्टा चलता था, 2021, 2020, 2019, इसलिए यहाँ उल्टा दिया गया है कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। ठीक है, इसका काल निर्धारण, समय का निर्धारण। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी। इसी क्षेत्र में हड़प्पा से पहले की संस्कृति भी पाई गई, मतलब हड़प्पा से पहले भी कोई ना कोई साम्राज्य रहा होगा, कोई जगह, कोई वस्तु, सब चीज रही होंगी, तो वो भी पाई गई, जिन्हें क्रमशः आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। तो हड़प्पा से पहले जो चीजें पाई गई, साक्ष्य पाए गए, पूरा वस्तु, पुरानी वस्तु पाई गई, उसको हम क्या बोलते हैं, आरंभिक हड़प्पा या तो परवर्ती हड़प्पा, हड़प्पा के पहले। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा भी कहा जाता है, और इनमें डिफरेंस बताने के लिए जो बाद वाली हड़प्पा थी वो काफी विकसित थी, और पुरानी वाली जो थी, पहले वाली जिसको हम परवर्ती कहे, वो बहुत पुरानी थी, वो विकसित नहीं थी। तो हम इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए कभी कभार इसको हम क्या कह देते हैं, विकसित हड़प्पा। जो नया वाला हड़प्पा था उसको हम कभी कभार विकसित हड़प्पा भी कह देते हैं। ये हैं कुछ औजार, पत्थर के औजार। ठीक है, ये मनके हैं, जो मनके मतलब जो मोती टाइप से बनाए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे इस साइड से मालाएं डालकर गले में पहना जाता था। ठीक है, तो ये इस टाइप से गले में ये रहा मन का। ठीक है, इसमें यहाँ से डोरी वगैरह जो रस्सी वगैरह होती थी, मालाएं होती, तो पहन के गले में डाला जाता था। ठीक है, तो ये हमारा जो है फर्स्ट पेज खत्म हुआ है। आशा है आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बाकी जो आपको डाउट होगा वो मुझे बता देना, हम आपको समझा देंगे। तो अब आते हैं, यहाँ पर दे रखा है आरंभ में कि आरंभ मतलब इसका स्टार्ट कैसे हुआ। ठीक है, कहाँ से हुआ, तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां थी। इस क्षेत्र में मैंने बताया ना कि जो हड़प्पा है उससे पहले भी कई सारी संस्कृतियां मतलब बार बार याद रखना, एक जगह पाई जाने वाली वस्तुएं। तो हड़प्पा से पहले भी जो लोग थे वहां पर, मतलब हड़प्पा से पहले भी कई साक्ष्य पाए गए, अस्तित्व में थे। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। ये संस्कृतियां कैसी थी, अपने विशिष्ट मृदभांड मतलब अलग अलग बर्तन से संबंधित थी, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, शिल्पकार के साक्ष्य मिले। क्या क्या मिले, कृषि के साक्ष्य, पशुपालन के, शिल्पकार के। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार रचनाएं लगभग ना के बराबर। जो बस्तियां होती थी पहले कैसी होती थी, आमतौर पर छोटी होती थी, बड़ी के लगभग बड़ी बस्तियां ना के बराबर होती थी। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत भी मिले, मतलब शव को जलाए जाने के, तथा कुछ अन्य स्थलों से त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। तो ये देखो आरंभिक हड़प्पा, क्योंकि ये पुरानी हड़प्पा की बात कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या था, क्रम भंग था, मतलब ये लाइन टूट गया था, मतलब एक तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग थे, क्योंकि आरंभिक हड़प्पा में कई सारी चीजें अलग अलग पाई गई, जो कि विकसित हड़प्पा मतलब बाद की हड़प्पा में वो चीजें नहीं थी। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं ये जो दे रखा है निर्वाह के तरीके, क्या है, निर्वाह के तरीके। निर्वाह मतलब जीवन जीने का तरीका कैसा था। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा, ये यहाँ पर मानचित्र है, ठीक है, इसको इग्नोर करो। यहाँ पर देखो विकसित हड़प्पा, तो ये हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, इसकी जगहों के नाम दिए गए इसमें, ठीक है। तो देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थान पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। मतलब जो विकसित हड़प्पा है, विकसित हड़प्पा मतलब जो हमें पाकिस्तान में मिली, ठीक है, जो बाद में मिली, जो काफी विकसित थी, वो जो है लगभग कहां पाई गई, जहां पर आरंभिक हड़प्पा, आरंभिक हड़प्पा मतलब हड़प्पा में ही एक और जगह पाए गए, मतलब एक और कुछ और चीजें पाई गई जो हड़प्पा की नहीं थी, वो हड़प्पा से पहले वाले लोगों की थी, उसको हम क्या बोलते हैं, आरंभिक हड़प्पा, ठीक है। तो इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके, तो इन संस्कृतियों में जो हड़प्पा से पहले थे उनमें कई सारे तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल थे, मतलब जीवन जीने का अलग अलग तरीका शामिल था। जैसे कुछ चीजें ऐसी भी थी जो हड़प्पा मतलब पहले वाले हड़प्पा जिसको हम बोलते परवर्ती हड़प्पा या आरंभिक हड़प्पा, या दूसरा जो नया हड़प्पा था इसको हम विकसित हड़प्पा बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कुछ समानताएं भी थी। क्या थी समानताएं, किस चीज को लेकर, निर्वाह, जीवन जीने का तरीका। जैसे हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। तो जो हड़प्पा सभ्यता थे वो दोनों में क्या सेम था, वो दोनों ही लगभग जो पेड़ पौधे होते थे, ठीक है, उससे जो फल वगैरह होता था, जानवर या मछली जो भी होता था, उनसे जो भोजन प्राप्त करते थे वो परवर्ती और बाद वाला हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, दोनों में एक समान थी। जले अनाज के दानों तथा बीज की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो गए। जो अनाज मिला जले हुए मतलब उनको पकाया गया था, ठीक है। तो पुरातात्विक जो है इन सब में सफल हुए। किन में सफल हुए, पुरातात्विक मतलब पुरानी खोजकर्ता जो पुरानी वस्तु को खोजते हैं। आहार मतलब भोजन, तो आहार संबंधी आदतों को पता लगाने में वो सफल हो गए कि वो लोग क्या खाते होंगे, ठीक है। इनका अध्ययन पूरा वनस्पति करते हैं। इसका अध्ययन कौन करता है, मतलब खान पान वगैरह क्या करते हैं, तो इनका जो है पूरा वनस्पति करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के विशेषज्ञ होते हैं। जो पुराने वनस्पतियों क्या होते हैं, विशेषज्ञ, क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं पुरानी वस्तुओं के, ठीक है। क्योंकि पुरानी वस्तुओं का विशेषज्ञ ही तो बाकी चीजें जान पाएगा ना, वैसे नॉर्मल हम थोड़ी जाके पहचान लेंगे कि पता कर लेंगे, तो पुराने जो विशेषज्ञ होंगे वही बता पाएंगे, तो इसलिए वही लोग करते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में, अब हड़प्पा सभ्यता जो है स्थल है, वहां से क्या क्या मिला खाने के लिए, मतलब खाने में जो वस्तुएं मिली जो वो लोग खाते थे, गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना तथा तिल शामिल है, ये सब चीजें मिली वहां पर। बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से प्राप्त हुए, और बाजरा भी मिला वो गुजरात से प्राप्त हुआ। चावल के दाने कहां से पाए गए, अपेक्षाकृत कम पाए गए, लेकिन चावल के दाने कम पाए गए, ठीक है। हड़प्पा स्थलों से, हड़प्पा स्थल मतलब हड़प्पा जो जगह थी वहां से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर हड्डियां शामिल है। अब इससे ये पता चलता है कि वो पशुपालक थे, मतलब वो मवेशी थे, मतलब ये सब चराते होंगे, पालते होंगे, तो क्या क्या मिला हड्डियों में, मवेशी मतलब वही भेड़ बकरी जो जानवर, ठीक है, भेड़ बकरी, जो हमारे पास भेड़ बकरी भैंस सुअर हड्डियां शामिल थी। पूरा प्राणी विज्ञानियों मतलब पूरा प्राणी विज्ञान मतलब ये जो प्राणी विज्ञान क्या है, ये जानवरों के बारे में हड्डियां देखकर बता देते हैं ये कि कौन से जानवर की हो सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूरा प्राणी विज्ञानी। दूसरा जो वनस्पति के बारे में होता है, तो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाया था ये क्या होता है, पूरा वनस्पति, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस ध्यान रखना। अथवा जीव पुरातात्विक, तो ये भी लगभग जीव पुरातात्विक भी यही काम करते हैं, हड्डियां वगैरह देखकर बताते हैं किस जानवर का है। तो द्वारा किए गए अध्ययन से संकेत मिला है कि ये सभी जानवर पालतू थे। इन लोगों ने ये बताया, इन वैज्ञानिकों ने, कि ये जो जानवर थे पालतू थे। क्या थे, पालतू थे। जंगली प्रजाति भी थे, जैसे वरा, सुअर, हिरन, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली है। हम ये नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। हाँ, ये नहीं मिला अभी तक, ये भी कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ही इसको मारते थे, या ये जो वहां के दो मतलब शिकारी होते थे वो उनको मार के भोजन प्राप्त करवाया करते थे, ठीक है। तो ये चीजें ये नहीं पता चली है कि मतलब वो लोग खुद मार के खाते थे या किसी और से लेकर आते थे, तो ये चीजें अभी हमें तो पता ही नहीं चली है। इनका मांस प्राप्त करते थे, ठीक है। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो यहां तक आपका जो है लगभग ये पॉइंट खत्म हुआ है और आशा है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम चालू करते हैं 2.1 जिसका नाम है कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो हम चालू करते हैं ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं।
कि कृषि उस समय होती थी, पर वास्तविक मतलब रियल में कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। मतलब वास्तविक मतलब रियल में, पर रियल में देखा जाए तो कृषि के विधि मतलब कृषि करने का तरीका, उस विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे बात लिखा हुआ कहीं मिला ही नहीं है, हम जो बस अपना वो लगा सकते हैं अंदाजा। इसलिए किस तरीके से खेती होती थी इसका जो है अंदाजा लगाना वो कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मतलब जो जुते हुए खेत है, जो खेतों की जो जुताई होती थी, जो उसको मिट्टी को खुरेदा जाता था, क्या उसमें बीज का छिड़काव किया जाता था? मोरों पर किए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां ये इंगित करती हैं कि वृषभ मतलब बैल के विषय में जानकारी थी। मतलब ये जब मोहरों पे छपा हुआ मिला, मोहरों पे क्या छपा हुआ मिला? मतलब वृषभ बैल, ठीक है, बैल मतलब जो खेती में हमें हल चलाने में काम करता है, तो उसके वृषभ की तो जानकारी थी उन लोगों को। तो इस आधार पर उन लोगों ने लगाया अंदाजा कि अगर बैल थी, तो अगर बैल उस टाइम में था, उस समय बैल था, तो बैल से ही क्या होती होगी? खेतों की जुताई होती होगी। तो उन्होंने ये अंदाजा लगा के बता दिया कि हाँ खेतों की जुताई होती थी। ठीक है। दूसरा, और इस आधार पर पुरातात्विद पुराने वस्तुओं को खोजने वाले, ठीक है, तो पुरातात्विद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैल का ही प्रयोग होता था। साथ ही चोलिस्तान ये एक जगह का नाम है हड़प्पा का, कि कई स्थलों और बनावली जो कि हरियाणा में है, वहां से मिट्टी के बने प्रतिरूप मिले हैं। मतलब मिट्टी के जो है वो खिलौने मिले हैं, उसके प्रतिरूप मिले हैं इस टाइप से। ठीक है, तो प्रतिरूप मिले। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा पुरातत्वविद को कालीबंगन मतलब राजस्थान से, तो कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। मतलब जो खेत थी उसकी जुताई हुई थी, तो उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो जुते हुए खेत के क्या मिले? साक्ष्य। जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, जो कि आरंभिक हड़प्पा से जुड़े हुए थे। इस खेत में हल रेखा के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। मतलब जो खेत जो समूह था वो क्या करते, एक दूसरे को समकोण पर इस तरीके से जैसे हम हैशटैग खेलते हैं, काटा टाइप में खेलते हैं क्रॉस, तो एक दूसरे को समकोण पर क्या करते थे? वो काटते थे। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती होंगी। तो इससे ये पता चलता है कि एक साथ क्या होता होगा कि दो या दो से ज्यादा फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, ये अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, पुरातात्विद ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजार को पहचानने का प्रयास भी किया। जो पुरातात्विद थे, जो उन्होंने ये सोचा कि अगर फसल हुआ तो फसल के काटने के लिए कुछ औजार भी होगा, तो उन्होंने औजार के भी मतलब ढूंढे, उसको भी पहचानने का प्रयास किया। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों के बैठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते हैं? मतलब क्या वो लकड़ी से बनाए और पत्थर, जैसे लकड़ी है, लकड़ी पे पत्थर बांधकर वो इसलिए उस तरीके से काटते होंगे? ठीक है, या धातु के औजार का प्रयोग करते होंगे? किससे काटते हैं? तो ये उनको समस्या हो रही थी ढूंढने में। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क मतलब लगभग हम कह सकते हैं जहां पर ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी क्षेत्रों में स्थित है। मतलब एक ऐसा स्थान, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी। जाहिर सी बात है, वो नदी के किनारे वगैरह बसा करते थे ताकि खेती के लिए पानी आसानी से मिल जाए। ठीक है, अफगानिस्तान में जो हमारे पास शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल, अफगानिस्तान में एक शोरतुघई नामक हड़प्पा जगह है जहां पे नहरों के कुछ अवशेष मिले। मतलब ये भी मिला कि उस समय नहर था। अवशेष मतलब कुछ इसके जो है मतलब मिले हैं, उसके कुछ टुकड़े या उसकी कुछ चीजें मिली हैं। ठीक है, तो परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। लेकिन पंजाब और सिंध में तो नहीं मिला नहर का ऐसा कोई भी जो है अवशेष। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई हो। मतलब मिट्टी, गाद मतलब मिट्टी, तो ऐसा भी हो सकता है जो प्राचीन नहरें थी, बहुत पुरानी नहरें थी, वो मिट्टी से भर गई हो। ऐसा भी हो सकता था कि कुओं से प्राप्त पानी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता था जो कुओं से प्राप्त पानी जो वो लोग प्राप्त करते होंगे उस समय। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। तो जब नहरें सूख गई, जब गाद आ गया उसमें, मिट्टी जम गई, तो कुओं का प्रयोग किसके लिए होता होगा? सिंचाई के लिए। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा धोलावीरा जो कि गुजरात में है, वहां से मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता। तो ध्यान रखना, एक धोलावीरा जगह नाम है जो कि गुजरात में पाया गया, वहां पर जलाशयों का सबसे अच्छा प्रयोग मिला है। किसका? जलाशयों का। ठीक है, और यहीं से पता चलता है कृषि के लिए उन जल का प्रयोग होता होगा। अब ये दे रखा है कि पुरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है।
पुराने वस्तुओं की जो पहचान है वो कैसे की जाती है, ये पुरानी वस्तु है। तो सबसे पहले भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र, जो कि यहां पर दिखाया गया अनाज पीसने का यंत्र, किसी सिलबट्टे टाइप सा है जो आजकल हम सिलबट्टे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र मतलब मशीन तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता थी। जाहिर सी बात है, बर्तन की आवश्यकता तो होगी इन सब चीजों के लिए। तो इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में इन सभी चीजों को मतलब कि खाना पकाने के लिए, उनको रखने के लिए, उनको पीसने के लिए सभी किससे बनाए जाते थे? मिट्टी तथा धातु से। धातु मतलब जो भी उस टाइम में था, लोहे का तो था नहीं, तांबा वगैरह था, ठीक है। तो उस टाइम में बनाया जाता था कांस्य और टिन का, जिसको हम कांस्य कहते हैं। कांस्य और टिन मतलब कांच और टिन का मिक्स होता है कांस्य। तो हम हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए। अब ये मोहनजोदड़ो सबसे इंपॉर्टेंट स्थल है, स्थान है हड़प्पा सभ्यता का। तो जब मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई तो उसके उत्खनन से, उत्खनन मतलब खुदाई पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं, मतलब जो कुछ वस्तुएं मिली उससे कुछ दिए जा रहे हैं एग्जाम्पल में। जैसे अवतल चक्कियां, अवतल मतलब जो नीचे की तरफ धसी होती है, जैसे इस टाइप से हल्की सी, इधर क्या है, कर्व शेप में है, ठीक है, अंदर की तरफ धसी हुई है, ठीक है। तो अंदर की तरफ धसी हुई चक्कियां मिली, बड़ी संख्या में मिली, बहुत ज्यादा मिली। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त एकमात्र साधन थी, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज को पीसने के लिए यही एकमात्र साधन थी, यही एक वस्तु थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्नि तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। ये कई इनके वो हैं, कौन कौन से पत्थर से बने होते थे। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। आमतौर पर क्या होते हैं कि इनसे बहुत ज्यादा प्रयोग करने के वो मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं। क्योंकि इन चक्कियों के तल मतलब ये जो नीचे का सपाट होता है ये, ठीक है। तो इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, ठीक है। क्या है ये? उत्तल है, ऊपर की तरफ थी, हल्की हल्की से ऊपर की तरफ। अवतल मतलब अंदर की तरफ धसी हुई, और उत्तल मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर आपको उत्तल अवतल याद नहीं हो रहा तो अ से अवतल, अ से अंदर की तरफ, ऊ से उत्तल तो ऊ से ऊपर, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा। एकदम मतलब एक तरीके से मिट्टी है, मिट्टी में इसको गाड़ के रखा जाता था ताकि जब भी काम हो तो इसको यहाँ वहां ढूंढना ना पड़े, ठीक है। सीधा हम जाएं और सिलबट्टे पर अपना पीसना चालू कर दें। इन्हें हिलने से रोका जा सके। दूसरा, इनको मिट्टी में ऐसे करके हिलने से रोका जा सकता था, इसलिए भी लोग मिट्टी में इसको गाड़ के रखते थे। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं यहाँ से, मोहनजोदड़ो से लगभग दो प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, मतलब ये छोटा पत्थर है जो कि आगे से पीछे, जैसे हम सिलबट्टे पर करते हैं, ठीक है। सिलबट्टा सबको पता होगा क्या होता है ना। जिसको नहीं पता हो कमेंट बॉक्स में बता दें, सिलबट्टा नहीं आपको पता हो तो। एक वे जिन पर एक छोटा दूसरा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता है, ठीक है, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरा वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए। एक तो ये सिलबट्टा जिसका क्या होता है कि जिसको आगे पीछे करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिस वजह से घिस गया। दूसरा एक बर्तन की तरह था ऐसे, जिसमें केवल सब्जी बनाने टाइप के लिए, सालन हो गया, इस जड़ी बूटियां, इन सब मसाला कूटने के लिए, इन सब के लिए, कूटने के लिए, कुछ बनाने के लिए उसका उपयोग हुआ था। उसमें घिसाई नहीं होती थी उसकी, ठीक है, जैसे उसमें घिस घिस के ऐसे करते हैं वैसे नहीं होता था। तो इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिक द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया। तो ये जो दूसरा प्रकार का पत्थर था उसका नाम सालन। ये पूरा बॉक्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पूरा वस्तु की पहचान कैसे की जाती थी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या रखा गया? सालन पत्थर। हमारे बावर्ची एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। मतलब जो बावर्ची है, ठीक है, हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैके फर्दर एक्सकवेशंस एंड मोहनजोदड़ो 1937 से उद्धृत। ये तो दे रखा है वैसे ही तरीके से, ठीक है। तो ये दे रखा है कि पुरातात्विक वर्तमान समय की कुछ तुलना से ये समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन वस्तुएं किस प्रकार में लाई जाती है। तो ये क्या करते हैं हम आज, ये जो भी पुरातात्विद हैं जो वस्तुएं खोजने का या एक तरीके से उसको सोचने का काम करते हैं, पुरातात्विद पुराने लोग, पुरानी वस्तु खोजने वाले, वो आज के जमाने से उसको जोड़कर चलते हैं कि अगर आज ये वस्तु हमारे पास होती तो हम इसका क्या काम करते, ठीक है। उसी तरीके से वो लोग क्या करते हैं, उसका भी यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं ये मोहनजोदड़ो।
जो पॉइंट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है ये मोहनजोदड़ो, इसको ध्यान रखना, IMP लिख लेना। क्या करना, IMP, इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दे रखा है कि जो मोहनजोदड़ो है ये एक नियोजित शहरी केंद्र, मतलब मोहनजोदड़ो एक नियोजित मतलब प्लान से बनाई गई, एकदम तरीके से बनाई गई शहर केंद्र था, शहर का केंद्र मतलब काफी इंपॉर्टेंट शहर, ठीक है। तो पढ़ना चालू करते हैं। तो मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। कई सारे बच्चों ने कहा था कि सर हिस्ट्री का जो है क्लास 12th का बनाओ, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए, ताकि आप लोगों को जो बोर्ड है इस बार 12th का, उसमें आप लोग जब समझ पाओगे तो उसको बना के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू, सबसे अनूठा मतलब एक तरीके सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, सबसे अलग कह सकते हैं, तो सबसे अलग पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत क्या थी, केंद्रों का विकास, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी हड़प्पा सभ्यता की, यही इसको एक सबसे अलग बनाती है कि हड़प्पा सभ्यता का केंद्रीय विकास, शहरी विकास बहुत ज्यादा अच्छा था। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो और उसके सूक्ष्मता से देखते हैं, मतलब हम गहराइयों में एकदम डूब के देख लेते हैं, है ना, कि मतलब मोहनजोदड़ो के बारे में डीपली थोड़ा गहराइयों में जाके पढ़ लेते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस पुराने स्थल है किसकी, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया, दूसरा ये सबसे पहले खोजा गया था स्थल, ठीक है। हाँ, सबसे पहले कौन सा खोजा गया स्थल, हड़प्पा था। तो ध्यान रखना सबसे पहले जो खोजा गया हड़प्पा। अच्छा, अगर सबसे पहले मोहनजोदड़ो खोजते तो क्या पता मोहनजोदड़ो नाम हो जाता, लेकिन सबसे पहले क्या खोजा, हड़प्पा नामक स्थान से, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा स्थल, ठीक है। अब बस्ती जो हड़प्पा मतलब मोहनजोदड़ो है, वहां पर बस्ती दो भाग में बटी थी, बस्ती मतलब शहर गांव जो भी आप कह सकते हो, तो बस्ती दो भाग में बटी हुई थी। एक छोटा था, ठीक है, एक छोटा सा था बस्ती लेकिन ऊंचाई पर, ठीक है। ये देखो ये रहा इधर, ये दुर्ग था, ठीक है, ऊंचाई पर, जिसका, और दूसरा कहीं बड़ा लेकिन वो निचले शहर में बनाया गया, तो ये क्या है, निचला शहर। तो निचला शहर आप लोग देख सकते हो काफी बड़ा है, और जो ऊपर में बनाया गया वो छोटा सा। इस टाइप से अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऊपर बनाया गया और ये इसके जो नीचे आसपास कुछ इलाके बनाए गए, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये उसका जो ऊपर का इलाका, ये दुर्ग, और इसके ये नीचे के इलाके, इस टाइप से। तो इसकी एक अलग खासियत होगी, तभी तो छोटा होगा, तभी ये कम होगा। तो हम इसको आगे खासियत पढ़ते हैं कि इसमें क्या खासियत रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं। तो जो निचला शहर था, इन्हें क्रमश दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया गया, मतलब जो ऊपर था उसको दुर्ग और जो निचला शहर था उसको हम क्या बोलते हैं, निचला शहर के नाम से जानते हैं। निचले शहर को कोई अलग नाम नहीं दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनाई जाती थी। दुर्ग जो था ये ऊंचाई पर इसलिए था क्योंकि यहाँ जो था ना ये कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी। दुर्ग क्या था, कच्ची ईंटों से बनाई जाती थी, ठीक है, और ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दूसरा एक कच्ची ईंटों के चबूतरा, चबूतरा क्या होता है, चबूतरा मतलब एक ऊंचाई पर, एक ऊंचाई पर, ये ऊंचाई, इस पे एक महल सा बना दे, कुछ जगह बनाती है, चबूतरा कहलाएगा, ठीक है। तो ये चबूतरे पर बनाई गई। दुर्ग को दीवारों से घेरा गया, दुर्ग को बाकी सबसे अलग करने के लिए दीवारों से घेर दिया गया, ठीक है, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया। इसका दुर्ग का मतलब क्या है, जो उसको नीचे मतलब घेर दिया, तो घेर दिया मतलब नीचे शहर से अलग बना दिया, उसको अलग कर दिया। निचला शहर भी दीवार से घिरा गया था, जो निचला शहर था उसको भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त, इसके अलावा कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया। इसके अलावा भी कई चीजों को, कई जगहों को, कई भवनों को, घरों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया, जो नींव का काम करते थे, जो एक नींव का, एक ठोसपन का काम करते थे। अनुमान लगाया जाता है, सोचा जाता है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसीय, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम किया, मतलब 40 लाख श्रम दिवस, समझो 40 लाख, इतना समय बनाने में, ठीक है, उतना इनको इतना श्रम दिवस, मतलब इतना मेहनत करना पड़ा, इतना दिन, इतना साल लग गए इन लोगों को। ये सोचा जाता है, क्या पता ना हो, क्या पता हो बहुत ज्यादा जनसंख्या में हो, या फिर अलग अलग चीजें उनके पास, तो बहुत बड़े पैमाने पर इनकी आवश्यकता पड़ी होगी। अब कुछ और देखते हैं। एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद, मतलब एक बार जब चबूतरा बन जाता था उसके बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। उसके बाद पहले चबूतरा बनाते थे, फिर सारा काम उस पर
करना चालू कर देते थे। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा पता चलता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया होगा, पहले वो बस्ती बनाई गई होगी और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन किया गया, उसके अनुसार फिर उसके ऊपर चबूतरे बनाए गए, फिर उसके ऊपर भवन बनाया गया होगा। तो पहले बस्ती बनाई गई थी, ठीक है। नियोजन के अन्य, नियोजन तो प्लान, योजना, तो योजना के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है। भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, मतलब पक्की ईंट जो आज उपयोग होता है, एक निश्चित अनुपात की होती थी, मतलब एक फिक्स शेप की, कोई छोटा या बड़ा नहीं, एक फिक्स शेप का होता था क्या, जो ईंट उस टाइम का होता था, ठीक है। सॉरी, जहां लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमश 4 गुनी 2 गुनी होती थी। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती थी, 4 गुनी और 2 गुनी, मतलब उसकी लंबाई जो ऐसे, मतलब इसकी चौड़ाई थी वो इतनी और लंबाई काफी ज्यादा, तो 4 गुनी और 2 गुनी, ये इस टाइप से। तो एक ईंट आपको बताऊं इस टाइप से होती है, तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी लंबाई है। तो जो लंबाई होती थी वो 4 गुनी और जो दुगनी मतलब चौड़ाई होती थी वो 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थी। इस प्रकार की ईंट मतलब पकी हुई ईंट जो कि एक तरीके से भट्टी में पकाई गई थी, वो हड़प्पा के हर एक स्थल में पाई गई, ठीक है, हड़प्पा के हर एक स्थल में पाई गई। अब हम पढ़ते हैं कि नालों का निर्माण, कि उस समय नालों का निर्माण कैसा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब ये हड़प्पा की दुर्दशा, इसको फिर थोड़ी देर में पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। अब नालों का निर्माण, नालों का निर्माण किस प्रकार होता था, तो ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नालों का निर्माण काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। ये भी पेपर में काफी बार आया है, हड़प्पा हो गया, नालों का निर्माण हो गया। तो अब हम चालू करते हैं। हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेषता, सबसे स्पेशल विशेषता में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। नियोजित मतलब योजना बनाकर जल निकासी, जल को निकालने की प्रक्रिया थी। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो इंपॉर्टेंट थी इसमें से क्या इंपॉर्टेंट था, सबसे ज्यादा जल निकालने की विधि। जैसे आजकल नालियां बनाकर जल निकालते हैं ना, तो उसी प्रकार नालियां बनाकर जल निकाला जाता था नालियों से, ठीक है। तो यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखेंगे तो यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति मतलब क्या होता है, एक समकोण पर इस टाइप से हैशटैग टाइप से घर बनाया जा रहा है, ठीक है। इस टाइप से घर बनाया जा रहा है कि मतलब आमने सामने एक दूसरे को समकोण पर काटती है, तो ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। और ये एक दूसरे को समकोण पर, मतलब समकोण इस टाइप से काटा जाता था, जैसे एक गली ऐसे जा रही, दूसरी गली इसको इस टाइप से काटते हुए जा रही, यहां पर चौराहा टाइप सा, ठीक है। तो देखेंगे कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण हुआ, पहले नालियां बनाई गई, फिर गलियां बनाई गई और उसके अगल बगल में घर बनाए गए। आवास मतलब रहने का स्थान, घर। तो पहले नालियां बनाई गई उसके अगल बगल में, ठीक है। तो उसके बाद घर बनाया गया। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। कि अगर घर की जो नालियां हैं, घर के जो गंदे पानी उसको निकालना है तो घर का नाली से चिपका होना जरूरी था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दुर्ग दिया गया, दुर्ग की बात कर लेते हैं, अभी देखा था दुर्ग। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा सा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला शहर पूर्वी भाग था। तो ध्यान रखना, दुर्ग कौन सा था, पश्चिमी इलाका। पश्चिमी मतलब ये इस साइड का और पूर्वी मतलब इस साइड, तो ये पश्चिम है और ये पूर्वी है, ठीक है। तो पश्चिमी साइड होता था क्या, दुर्ग, और पूर्वी साइड क्या होता था, निचला शहर। तो इस पर नियोजन में, नियोजन मतलब बार बार बता रहा हूं, योजना, प्लान। तो इस योजना में, इस नियोजन में विविधताएं भी थी, मतलब अलग अलग भी थी। जैसे धोलावीरा, लोथल जो कि गुजरात में है, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंदी, तो वहां पर दुर्ग या ये सब नहीं, पूरे किले को ही एक साथ घेर दिया गया था तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेरकर अलग कर दिए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर, लोथल में दीवार से तो नहीं घिरा था लेकिन कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था वहां का घर। तो जाहिर सी बात है कि भाई कि ये क्या होगा कि हर जगह का घर का रहन सहन, हर जगह का बनाने का तरीका अलग होगा ना। तो मोहनजोदड़ो में क्या था, दुर्ग और निचला शहर, लोथल और यहाँ पर धोलावीरा में थोड़े अलग अलग से थे, ठीक है। तो अब आपका पॉइंट जो है ये क्या है, गृह स्थापत्य। क्या है, गृह स्थापत्य। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। पहले मैं आप लोगों का ये पार्ट अपलोड कर देता हूं, आप लोगों की देखता हूं कि आप लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, समझ आ रहा है आप लोगों को कि नहीं आ रहा। जब कमेंट में आप लोग बताओगे कि हाँ आपको समझ आ रहा है तो मैं क्या करूंगा कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा कल ही। तो एक बार पहले मैं भी देख लूं कि कैसा है, आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई पॉइंट आपको ना समझ आ रहा हो तो मुझसे आप शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।
तो चलिए अब हम चलते हैं, ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।